साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, सीरिया में विद्रोहियों का तांडव तो जारी था ही और अब खबर आई है कि राष्ट्रपति असद सरकार के विरोधी इन विद्रोहियों ने सीरिया को आज़ाद घोषित कर दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ गया है, ऐसा कह रहे हैं विद्रोही कथित तौर पर, लेकिन इसकी पुष्टि सरकारी स्तर पर तो नहीं हुई है। लेकिन विद्रोही कह रहे हैं कि हमने ऐसा काम कर दिया है कि असद को भागना पड़ गया सीरिया को छोड़कर। विद्रोही समूहों ने सीरिया के तानाशाह राष्ट्रपति की नाक में दम कर दिया और घोषणा कर दी कि सीरिया अब ऐसे भ्रष्ट तानाशाह के शासन से आज़ाद है। अलग अलग विद्रोही समूहों ने सीरिया में अलेप्पो, हमा, होम शहर इन सब पर कब्जा करते हुए सीरिया की राजधानी दमिश्क में प्रवेश कर लिया और सीरिया को आज़ाद घोषित करते हुए कहा है कि अब देश में सार्वजनिक संस्थानों की बागडोर प्रधानमंत्री संभालेंगे। लेकिन इस बीच सीरिया की आम आबादी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, किसका साथ दे, किससे उम्मीद करे कि सीरिया में कौन अमन चैन लाएगा। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी, ये सब सीरिया को तबाह कर रही है। देखने वालों की रूहें कांप जाएं कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हिंसक झड़पों का शिकार हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, जरूरी साजो सामान की किल्लत बढ़ती जा रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है पूरे सीरिया में। देश की 90% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से बनी है। वो मजबूर हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने के लिए। कामकाज नहीं है, बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, करें तो करें क्या करें। और वजह क्या है? तानाशाही शासन। इन देशों को लोक कल्याण, गुड गवर्नेंस मजाक सा लगता है। सीरिया पर किसका नियंत्रण है, इसको लेकर जनता कंफ्यूज है। सीरियाई सरकार जो असद वाली सरकार है, असद नेतृत्व वाली, वो कहती है सीरिया पर हमारा हक है, हम एब्सोल्यूट अथॉरिटी हैं, हम चाहे जैसे यहाँ शासन के मानदंड तय करेंगे। कुर्द नेतृत्व वाले विद्रोही समूह कहते हैं नहीं जी, कुर्द जो है कुर्दिस्तान बनेगा, ये हमारा है, हम कंट्रोल करेंगे। हयात तहरीर अल शाम कह रहा है कि सुबह तो हम ही से होगी। इस्लामिक स्टेट सीरिया में कह रहा है कि इस्लामिक किंगडम शरिया के रूल के खिलाफ सोचने की हिमाकत भी न करना। टर्की समर्थित सीरियाई विद्रोही अलग सुर अलाप कर रहे हैं, पुतिन असद असद कर रहे हैं। ऐसे में सीरिया की निर्दोष जनता पिस रही है। सबको सीरिया में पावर स्टेक होल्डर बनना है। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या कोई देश सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने वाले राजनीतिक भूखे लोगों का आहार बनने के लिए बना है? ट्रंप कह रहे हैं कि सीरिया हमारा बिजनेस नहीं है, इस समय सीरिया हमारा मुद्दा नहीं है, हम इससे दूर रहेंगे। अमेरिका को उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अमेरिका इन्वॉल्व इसमें नहीं होगा। अमेरिका अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का हश्र भी देख चुका है पहले, और 2014 में जब आईएस ने सीरिया में तबाही शुरू की और उसके आसपास के इलाकों में, तो अमेरिका ने वहां इंटरवेंशन किया और उसके बाद अमेरिकन सोल्जर्स भी काफ़ी मारे गए और जो पैसा खर्च हुआ अमेरिका का वो अलग था। इन सब चीज़ों को अमेरिका ने देखा तो उसने अपना एक डिस्टेंस बना लिया। ऐसे में कौन बचाएगा सीरिया को इजराइल से, इन विद्रोही समूहों से, अपने ही आत्मघाती लोगों से? ईरान भी इसमें एक स्टेक होल्डर है। यूएनएचसीआर जो यूएन की एजेंसी है, वो पूछ रही है कि 16.7 मिलियन सीरियन जिन्हें मानवतावादी सहायता की जरूरत है, वो उन्हें कौन देगा? इस समय 7,53,000 सीरियाई शरणार्थियों को अर्जेंट रीसेटलमेंट की जरूरत है। उन्हें घर की जरूरत है, पनाह की जरूरत है। कहाँ शेल्टर लें, कहाँ जाएं? कहाँ रहेंगे सीरियाई शरणार्थी जिनके पास बीवी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं? भूकंप जैसी आपदाएं भी सीरिया को नहीं बख्श रही हैं। दुनिया में हर 5 रिफ्यूजी में से एक सीरियाई शरणार्थी है, ऐसा यूएनएचसीआर कहता है। सीरिया में सिविल वॉर को आज 14 साल हो गए, लेकिन सीरिया चोट पे चोट खा रहा है। वजह है वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर।
सत्ता के भूखे लोगों का निम्न स्तरीय राजनीतिक समाजीकरण, कोई पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नाम की चीज नहीं है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होते हैं, क्या जनता को समानता का अधिकार देना चाहिए, फ्रीडम क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, सिविक वर्च्यूज क्या हैं, नागरिकों का पार्टिसिपेशन कैसे गवर्नेंस में बढ़ाया जाए। इस तरीके की सोच न तो विकसित हो पाई है सीरिया जैसे देशों में, तो उसके चलते बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा इस देश को। ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस चमत्कार के साथ सीरिया एक शांत, स्थिर और समृद्ध देश बन पाएगा। कोई देश आज सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसके सीरिया जैसे हालात हों। आज भारत भी कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से सीरिया की स्थिति पर नज़र रख रहा है कि भारतीयों के हित किसी तरीके से प्रभावित न हों। सीरिया की क्राइसिस अगर बढ़ती है तो उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जो देश हैं, वहाँ भी अशांति और उपद्रव बढ़ेगा। उसके पीछे रीजन यही है कि जो विद्रोही समूह काम कर रहे हैं, वो विद्रोही समूहों से इंस्पिरेशन कई और विद्रोही समूह ले सकते हैं, और वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का सुर लगाकर कि हम आत्मनिर्धारण की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल करने जा रहे हैं, हम लिबरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, वो अपने जो टेरर वायलेंसेस हैं, जो मतलब आतंकी हमले हैं या हिंसक चीज़ें हैं, और हिंसा के माध्यम से पूरे किसी देश के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है, उसे जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे। हमास ने भी ये काम किया, तालिबान ने ये काम किया, हिजबुल्लाह ने ये काम किया, यही काम नाइजीरिया में जो है बोको हराम भी कर रहा है। इस्लामिक किंगडम बनाना है उसे, शरिया का रूल चलाना है। अल शबाब जो सोमालिया में है, वो भी इसी तरीके का कामकाज कर रहा है। ऐसे में दुनिया किस मोड़ पर जाएगी, क्योंकि दुनिया केवल वेस्टर्न कंट्रीज से नहीं बनी है कि उसमें यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, अमेरिका जैसे देश हैं। दुनिया मिडिल ईस्ट से भी बनी है, गल्फ जो रीजन है उससे भी बनी है। उसमें जो तमाम ऐसे देश हैं, एक दो देश नहीं है, आप जानते हैं इतने देश हैं। इन सब देशों में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ आतंकवाद से निपटने के लिए मनोबल विकसित नहीं हो पा रहा है, पॉलिटिकल विल पावर नहीं आ पा रहा है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का लगातार अभाव बना हुआ है, ऐसे में गुड गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं? फेक लगने लगती हैं। दुनिया को आज डेवलपमेंटल पार्टनरशिप के लिए जब आगे बढ़ने की बात आती है, तो उन्हें सबसे पहले इकोनॉमी दिखती है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़े, इकोनॉमी के रेल्म में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इन्वेस्टमेंट के लेवल पर काम करें। लेकिन ये देखना होगा कि अलग अलग ऐसे जो क्षेत्र हैं, वहाँ सिविल वॉर, वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ जो एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, निर्जाति समूहों के बीच लगातार जो हिंसा हो रही है, सामाजिक और सांस्कृतिक असंतोष अलग अलग देशों में क्यों उभर रहे हैं, पॉलिटिकल सिक्योरिटी के साथ साथ सोशल और कल्चरल सिक्योरिटी की दिशा में भी बड़े देशों को और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें काम करना होगा। ये फेक तरीके से नहीं कि मल्टीकल्चरलिज्म बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुसंस्कृतिवाद आ जाए, दुनिया में बहुसंस्कृतिवाद आ जाए, ऐसा नारा लगा करके काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे दुनिया के देशों में, ऐसे जो अशांत देश हैं, उसमें जेन्युइनली कुछ चीज़ें डेवलप हों, कुछ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, वो सब विकसित हों, महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़े। अफगानिस्तान में कैसे महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़े, इस चीज़ को अगर दुनिया ठान ले, उस पर काम करना शुरू करे, क्योंकि अगर वेस्टेड इंटरेस्ट से ही काम होगा तब ये सब चीज़ें सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़े पॉजिटिव गोल्स हैं। इसके लिए लगना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और ये भी देखना पड़ेगा कि हर समय फोर्सफुली काम नहीं करना है। फोर्स के दम पर जो है कोई अचीवमेंट या आउटकम नहीं लिया जा सकता। लगातार ऐसी कोशिशें करनी होंगी कि दुनिया में सहमति बने, अलग अलग देशों में कंसेंट आए, वो सब देश सोचने लगे हाँ भाई गुड गवर्नेंस हमारी ज़रूरत है, आबादी को डेमोक्रेटाइज किया जाए, मीडिया का रोल महत्वपूर्ण होना चाहिए इस मामले में। अभी एक खबर आई है, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो इंडियन चैनल्स हैं उन सबको बैन करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है कि वहाँ पर भारतीय जो मीडिया है उसका बिल्कुल जो प्रचार प्रसार है और उसकी उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो बंद कर दिया जाए।
तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बंद करने की कोशिश भी दुनिया भर के देश करते हैं। सीरिया जैसे देशों में भी ये हो रहा है, रशिया में हो रहा है, चाइना में, ईरान में, बहुत से देश हैं जहाँ पर अगर थोड़ी भी अपोजिशन की बातें आती हैं तो उसे रोक दिया जाता है। ऐसे में एक मजबूत विपक्ष नहीं विकसित होगा तो विद्रोही समूह ही विपक्ष बनेंगे। वही विद्रोही समूह बोलेंगे हम अपोजिशन फोर्स हैं वो आतंकवादी जैसा काम कर रहे हैं, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, हम जो है शांति लाएंगे इन देशों में। तो इस तरीके से अगर दुनिया में जब बढ़िया पॉलिटिकल कल्चर और सोशलाइजेशन होगा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा, उसके लिए पावर पॉलिटिक्स त्यागना पड़ेगा। बहुत से अवसरों पर ऐसी राजनीति करते हैं विकसित देश, क्षेत्रीय राजनीति, रीजनल जो पॉलिटिक्स है, उसके चलते मामला बहुत बिगड़ जाता है। रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं सीरिया में, ईरान के अपने अलग इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के अपने अलग इंटरेस्ट हैं। इन सब के बीच जो है सीरिया पिसता चला जा रहा है। इसका समाधान यही है कि दुनिया के देशों में सहमति बने कि ऐसे जो देश हैं इनके साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार न किया जाए, कि ये अस्पृश्य नहीं है। ठीक है, आबादी के स्तर पर, अल्पसंख्यक मुद्दों पर, कल्चरल सेपरेशन के मुद्दों पर बहुत से देश सोचते हैं कि भाई इनसे हमारा क्या लेना देना, ऐसे देश हैं। लेकिन ऐसी समस्या का सामना सभी को करना पड़ सकता है, ये बात सोचनी होगी। और इस सोच के साथ जब दुनिया काम करेगी तो शायद कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। साथियों, आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द मिलेंगे। नमस्कार।